मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि वीकेंड का दिन है और आप सब लोग कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं, इस वजह से इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोग आए हैं। सबसे पहले सब लोगों से एक सवाल है, कौन कौन अपनी जिंदगी से खुश है? पति पत्नी के झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो तो जहाँ पर ताली तो सब घरों में बजेगी, जहाँ पर दो थाली होगी तो आवाज तो आएगी, ठीक है? पर फाइनेंशियली कौन कौन खुश है अपनी जिंदगी से कि हाँ बस मैंने इतना कमा लिया है कि अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फ्रीडम चाहता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो हो सकता था आप इस हॉल के अंदर नहीं होते। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है और ऐसा पैसा कमाना है कि मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरे माता पिता को मैं वो खुशी दे पाऊँ, ठीक है, कि जिसके अंदर उनको कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है? वो नहीं मांगे उससे पहले ही मैं सारी जो भी फैसिलिटीज होती है, चाहे उनको एक मेडिकल फैसिलिटी देनी हो, चाहे एक अच्छा घर देना हो, चाहे अच्छी एजुकेशन बच्चों को देनी हो, चाहे वाइफ को घुमाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है? XYZ सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, पर बेसिकली जो सबके ड्रीम्स होते हैं वो यहीं पर आकर के अटकते हैं कि अच्छी फैमिली के साथ में अच्छी लाइफ स्पेंड करें, जहां पर आपको ये खर्चा करने की टेंशन नहीं हो, ठीक है? अभी ऐसा होता है कई बार के जेब के अंदर पैसा नहीं होता और अचानक से घर के अंदर कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपको कहीं से उधार लेना पड़ता है, छोटा मोटा कर्जा, और फिर एडजस्टमेंट के अंदर महीने 2 महीने के अंदर उनको वापस से चुकाना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग उस लेवल पर नहीं जाएंगे, पर यहां पर आपको बेसिकली कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। मैं आपको सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है? मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। जो भी आप करेंगे, आप देख सब कुछ ठोक बजा करके, सब चीजें देख दिखा करके आपको करना है, ठीक है? यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 गुने से 3 गुना हो जाएगा पैसा, आप 10,000 रुपए लगाओ आपके 30,000 रुपए हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो करेंगे वो आप खुद करेंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं समझ में आता, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना ही करना है। अभी सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। इंडियन शेयर बाजार के अंदर कौन कौन काम करता है? ओके, कब से कर रहे हैं सर आप काम? 2 साल हो, वेरी गुड सर। तो FNO में करते हैं या जो रोज का जो शेयर ट्रेडिंग होती है उसी में करते हैं? FNO में तो अभी लास्ट 2 मंथ से चालू किया, बाकी तो शेयर। ओके, जिसको नहीं पता है FNO का मतलब होता है, सर आप कब से कर रहे थे? 5 years से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मुझे पता है सर कि MLM के लोग हैं ज्यादातर, और MLM वालों को सुनने की थोड़ी सी आदत कम होती है, बोलने की आदत ज्यादा होती है, ठीक है? पर जहां पर भी आपको लगे कि आपको कुछ बोलना चाहिए, आप ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। कोई भी आपके सवाल हैं तो आपके पास में लेटर हेड है, लेटर पैड है, उसके ऊपर आप लिख करके अपने सवाल लिख सकते हैं। सेशन के एंड के अंदर अपने उन सवालों को डिस्कस करेंगे। कोई भी तरह का घबराना मत, कोई भी सवाल हो बेझिझक होकर के पूछ लेना, पर इस कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूछना, ठीक है? ये मत पूछना फलाना कंपनी में ये इन्वेस्ट किया था और वो डूब गई और वो चली गई, ये मत पूछना प्लीज, ठीक है? क्योंकि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो जाएगा अपने लिए। तो अर्निंग पिप्स जो हमारी एजुकेशन एकेडमी है, अर्निंग पिप्स उसका नाम है। अर्निंग पिप्स हमने ये नाम क्यों रखा वो हम आगे आपको बताएंगे। हम सब आपका वेलकम करते हैं और साथ साथ में आप सब लोगों को पता है कि ये फॉरेक्स मार्केट है जिसकी एजुकेशन आप लेने के लिए आए हैं, ठीक है? पर जिंदगी के अंदर सर बहुत सारी राहें होती है, ठीक है, जो हमें मिलती है। हो सकता है अभी भी आपके पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अलावा, तो आपको जब चूज करना होगा कि मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री ही क्यों चूज करूं, वो हम आपको आगे सिखाएंगे, आगे समझाएंगे। पर ये मेरा वादा है सर, अगर आप मेरे साथ में बने रहे, अगर आपने मेंटरशिप ली, मेरे से लो या किसी और से लो, अगर आपने, क्योंकि इस मार्केट के अंदर एक्चुअल में घुटने वही टेकता है जिसके पास में एक बढ़िया मेंटर नहीं होता है, ठीक है? मुझे मेरे मेंटर मिले, उससे पहले मैं कंटिन्यूअसली लॉसेस ही कर रहा था, पर जब मुझे एक अच्छा मेंटर मिला, मेंटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा मानने से अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है? वो आपकी सक्सेस चाहता हो, आपको वो कुछ ऐसे गुण दे जो उसके पास में है और आप उसका इस्तेमाल करके पैसा बना सको इस मार्केट के अंदर, ठीक है? तो बहुत सारी राहें आपको मिलेगी, पर यही राह सबसे बेस्ट क्यों है, आइए अब जानते हैं, ठीक है? जो आपने जो डिसीजन लिया है यहाँ पर आने का, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट, 3 प्रकार के मार्केट अभी मतलब वर्ल्ड के अंदर हैं,
फर्स्ट जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सेकंड जो मार्केट है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट भी आ जाता है, जिसमें एनएससी और बीएसई वगैरह होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंजेस सब कंट्रीज के होते हैं अलग अलग, ठीक है। अमेरिका का भी होता है और इंग्लैंड का भी होता है, सब चीजों का होता है। उसके अलावा एक और मार्केट के अंदर चीज चल रही है क्रिप्टो मार्केट। सबने नाम सुना होगा क्रिप्टो का, ठीक है। सब लोग उससे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में इतनी कमाई है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो पूरा मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। और लोग जो हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो है लॉसेस करते हैं। उसका कारण क्या है, पहले वो क्रिप्टो मार्केट को समझ लेता है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वही कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। वो कारण ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की करेंसी होती है जो डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई काबू नहीं है। वो कितनी बननी है, कितना क्या होगा, कुछ भी उसका गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है। कोई एक ऐसी संस्था नहीं है उसके पीछे कि वो उसको गिरने से बचा ले, ठीक है। वो गिरता है तो ऐसा गिरता है कि आदमी भी मार्केट से बाहर निकलते रहते हैं, उनका भी जो पोर्टफोलियो होता है वो जीरो होता रहता है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर टिकी हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इतनी सेफ टेक्नोलॉजी है कि कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता। इस वजह से मैक्सिमम जो बैंक्स हैं, ठीक है, इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनीज है, सब लोग अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में जो डेटा है वो काफी बार ऐसा होता है कि लीक हो जाता है, ठीक है। मार्केट के अंदर सुनते होंगे आप, अभी रिसेंटली ट्रू कॉलर सबके पास में होगा मोबाइल के अंदर, ट्रू कॉलर का डेटा जो है वो लीक हो गया था, या उसने कर दिया था, अभी तक ये साबित नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रू कॉलर का जो डेटा है वो लीक कर दिया गया है ट्रू कॉलर की तरफ से, ठीक है, या हो गया था। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी बन जाए जिसके ऊपर आपका डेटा इतना सेफ रहे कि कोई भी उसको हैक नहीं कर पाए, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सब लोग, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ करेंसीज बनी, और अब वो करेंसीज ऐसी तादाद में बढ़ चुकी है अलग अलग नाम से कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी जो मदर करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन, फिर सेकंड आता है इथेरियम, ठीक है। बिटकॉइन का नाम सबने सुना होगा, अभी काफी प्रचलित में था बिटकॉइन। पिछले 1.5 साल पहले करीबन 56 लाख रुपए पर जाकर के आया एक बिटकॉइन, ठीक है, जिसका नहीं आप फिजिकली उसको देख सकते हो, नहीं उसका कोई पेपर है, सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर है, ठीक है। और उसका आप खरीद बेच कर सकते हो, उसकी भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अंदर भी स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। स्पॉट मतलब आप अगर आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है तो आप कोई भी करेंसी खरीद सकते हो उसी समय जब आपको लग रहा है कि ये बढ़ने वाली है। और फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको खरीद भी कर सकते हो, साथ साथ में उसको सेल भी कर सकते हो एट सेम टाइम, ठीक है। और भी काफी सारी करेंसीज है, डॉज कॉइन, कार्डानो, पोल्काडॉट, ट्रोन। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। एक ट्वीट आ गया एलन मस्क का कि डॉज कॉइन बहुत अच्छा है, तो डॉज कॉइन जो है वो ऊपर चढ़ जाता है, और फिर उसके बाद में जब गिरता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जिन लोगों ने 50 रुपए के ऊपर बाय किया था डॉज कॉइन, और आज जो है उसकी मैंने रेट अभी देखी नहीं, पर 6-7 रुपए पर वो रेल कर रहा था, ठीक है। तो वो लाइफ के अंदर मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं लगता कि वो 50 रुपए कभी भी वापस से क्रॉस करेगा। इसके अंदर भी कुछ अल्ट कॉइन्स होते हैं और कुछ मीम कॉइन्स होते हैं। मीम कॉइन्स का मतलब जो मोबाइल के अंदर आप काफी बार है ना, कुछ हंसी मजाक वाले चित्र आते हैं, ठीक है। राहुल गांधी को उठा करके और वो पप्पू पप्पू बना दिया उसको, ठीक है ना। मैं माफी चाहता हूँ कोई कांग्रेसी हो तो मैं, पर एक बात कह रहा हूँ, मेरा किसी को कोई हर्ट करने का या किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल जो है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे काफी सारे अमिताभ बच्चन का भी मीम बनता है, सबका मीम बनता है जो भी ऊपर होते हैं। तो मीम कॉइन्स ऐसे हंसी मजाक के अंदर बन गए, वो आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। उनका बनाने के अंदर कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता है, और 2 घंटे के अंदर कॉइन बन करके आपके सामने आ जाता है। फिर आपकी मार्केटिंग कैसी है उस कॉइन को लेकर के, या आप कोई MLM प्लान के अंदर उसको साथ में जोड़ रहे हो, या कुछ ऐसा कुछ आपने एप्लीकेशन फॉर्म किया है कि वो लोगों तक पहुंचे, उसके ऊपर आपका सक्सेस रेशियो जो है वो सेटल होता है। तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है, और साथ साथ में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन उसके अंदर होता है। इस वजह से हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते कि आपको कॉइन्स में काम करना चाहिए। पर हाँ,
अगर आप इसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है, जैसे एक जमीन खरीद करके हम लोग 10-15 साल भूल जाते हैं, वैसे आप कुछ कॉइन्स को खरीद सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप एक क्रिप्टो विंडो है जहां पर कॉइन्स के बारे में सारा कच्चा चिट्टा आपको मिल जाएगा, उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, उसका पूरा पास्ट मिल जाएगा, उसका पूरा प्रेजेंट मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप जाकर के जो भी टॉप 20 रैंक्स के जो कॉइन्स हैं, ठीक है, उनको आप देखिए, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो, अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आगे आने वाले 10-15 सालों के अंदर वो 1 लाख रुपए जो है वो हो सकता है 10 लाख रुपए भी हो जाए, ठीक है, अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो। अभी तो 30% इसके ऊपर टैक्स लगा रखा है, तो सपोर्ट की बात नहीं है। और 30% टैक्स देने के बाद भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि ये लीगल है या इलीगल है हमको पता नहीं, बस आप तो जब भी ट्रांजैक्शन करोगे, जब भी अपने अकाउंट के अंदर पैसा लोगे, तो आप हमें 30% टैक्स दे दिया करो, ठीक है। तो ऐसे में काम करना अच्छा रहेगा क्या, जहां पर 30% टैक्स देना है, और अगर आपने लॉस कर दिया है तो लॉस के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अच्छा रहेगा मार्केट के अंदर काम करना। जो आपने कमाई करी थी वो तो घुस गई गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स इसीलिए लगाया है कि लोग जो है क्रिप्टो के अंदर कम काम करें, और जब से ये टैक्स लगा है तब से लोगों ने क्रिप्टो के अंदर काम करना बंद सा कर दिया है। पहले एक बूम ऐसा आया था जब बिटकॉइन 56 लाख रुपए पर गया था, अभी बिटकॉइन की जो हालत है वो 15 लाख 16 लाख रुपए के ऊपर रेल कर रहा है, ठीक है। एक कॉइन जिसने 50 लाख रुपए क्रॉस कर दिया एक कॉइन ने, और अगर किसी ने एक कॉइन भी खरीदा है और उसकी वैल्यू आज की तारीख के अंदर कितनी है, 15-16 लाख रुपए सिर्फ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में काफी लोग जानते होंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, कुछ कंपनीज होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है, जो अपने शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करती हैं, पब्लिक के साथ में उनको पार्टनरशिप देती है, ठीक है, शेयरिंग देती है अपनी कंपनी के अंदर। जितने शेयर्स आप खरीदेंगे वो उसमें आप उतने परसेंटेज के आप पार्टनर बन जाएंगे उनकी कंपनी के अंदर। अब मान लो मैंने एक कंपनी लॉन्च की, ठीक है, उस कंपनी के अंदर मैंने शेयर्स जो है वो पब्लिक लिस्टेड किए, ठीक है। अब मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम शेयर्स जो है वो मैं अपने पास में रखूंगा। मान लो 5100 शेयर मैंने अपने पास में रख लिए कि कंपनी का जो फुल जो है मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास में रहनी चाहिए, ठीक है। और 4900 शेयर्स जो है वो मैंने मार्केट के अंदर बेचने के लिए दे दिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो जब वो बिकेंगे उसके लिए आईपीओ वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो लॉन्च होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर अभी अडानी जी का जो है वो आईपीओ लॉन्च हुआ जो बुरी तरीके से फेल हुआ, और फिर उसके बाद में वो वापस से आईपीओ जो सक्सेसफुल हो गया जब रीलॉन्च हुआ तब, ठीक है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन भी चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एनएसई और बीएसई एक बहुत रेप्यूटेड संस्थाएं हैं जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैक्सिमम कंपनीज जो है वो इनके अंदर रजिस्टर्ड होती है, तभी वो पब्लिक लिस्टिंग शेयर्स कर सकती है। साथ साथ में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सेबी एक ऐसी संस्था है जो इनका स्टॉक्स का इनका शेयर्स का ध्यान रखती है, ठीक है, कि ये बहुत लगातार नहीं गिरे। जैसे अभी अडानी जी के शेयर गिरे तो वहां पर नीचे जो है वो क्या लग गया सर, लोअर सर्किट, ठीक है ना। और अगर इसी प्रकार से अगर बहुत ऊपर चला जाता है तो अपर सर्किट लग जाता है, और फिर उसके बाद में सेबी जो है वो जांच करती है कि इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ था कि इतना ऊपर एक रात में या 2 रात में क्यों चढ़ा या इतना नीचे गिरा तो क्यों नीचे गिरा। तो सेबी एक ऐसी संस्था है जहां पर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो उसको बर्खास्त कर देगी कंपनी को, या उसके शेयर जो है वो कौड़ियों के भाव हो जाएंगे। अब आते हैं सर फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में। जनरली क्रिप्टो के बारे में मैंने इसके अंदर कुछ ज्यादा रखा नहीं है क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं करता क्रिप्टो को। अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, पर उसमें भी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है, और मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता क्रिप्टो के अंदर क्योंकि अब अभी और गिर सकता है मार्केट। जो हमारी कैलकुलेशन है इस साल गिरा हुआ ही रहेगा मार्केट, अगर बूम आएगा तो अगले साल से बूम आना चाहिए। फॉरेक्स मार्केट जो है बेसिकली यहां पर क्या होता है सर, एक करेंसी को खरीदा जाता है और दूसरी करेंसी को बेचा जाता है। सबको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। इसमें क्या होता है सर, पेयरिंग होती है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला पेयर है। इसमें 2 करेंसी की पेयरिंग होती है जिसके अंदर जो फर्स्ट करेंसी होती है इसको प्राइमरी करेंसी कहते हैं,
वो होती है यूरो। यूरोप के जो देश हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनकी करेंसी होती है जिसका नाम क्या होता है, यूरो। और जिसको बोलते हैं प्राइमरी करेंसी, और जो इसका पेयर बनता है वो बनता है यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर। ये होती है आपकी सेकेंडरी करेंसी। इसका और भी कुछ नाम है, वो मैं आपको आगे जब बढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए है। जब भी आप यूरो को बाय करना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि आप मार्केट के अंदर बैठे हैं और यूरो जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, तो आप यूरो को क्या करेंगे, परचेज, ठीक है, यूरो को खरीदेंगे। भाई अगर कोई शेयर जो है वो अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। वैसे यूरो अगर आपको लगता है कि वो बाय में जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, यूरो को खरीदोगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, पर जब आप इसको खरीदोगे तो ये पेयर के अंदर यूएसडी जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि यूएस डॉलर जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर आप करोगे सेल। तो यूएस डॉलर जब नीचे जाएगा तो आपको होगा प्रॉफिट, पर जब आप इसको बेचोगे तो यूरो ऑटोमेटिकली आप खरीद लोगे। ये वाइस वर्सा पार्ट है। एक करेंसी अपने आप खरीद जाएगी और एक करेंसी अपने आप बिक जाएगी उसी के समय में, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज हो रही है। क्योंकि फॉरेक्स एक्चुअल में क्या है वो मैं बता देता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि आप लोग जो हैं, कोई भी एक बंदा, सर आपका शुभ नाम, पिंटू पटेल। आइए सर, देखिए पिंटू जी जो है वो, सर शादी वादी हो रखी है? नहीं सर, नहीं हो रखी है। मान लीजिए शादी भी हो गई इनकी, ठीक है, और बच्चे भी हैं इनके, ठीक है, और 2 बच्चे हैं, और सर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं अमेरिका, ठीक है। तो सर अमेरिका ऐसे ही चले जाएंगे, क्या क्या चाहिएगा सर उसके लिए? सर इम्पोर्टेंट पासपोर्ट, वीजा और प्लस में सर कैश मनी। बिल्कुल सर। तो कैश आप लेकर के जाएंगे सर। आईएनआर जब करेंसी आप लेकर के जाएंगे तो साथ साथ में वहां पर जब यूएसए के अंदर आप आईएनआर देंगे तो कोई कुछ देगा आपको कुछ? तो आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा सर उसके? डॉलर ले जाना पड़ेगा, यूएस डॉलर लेकर के जाना पड़ेगा। तो कुछ डॉलर क्या हुआ सर, इन्होंने 8 लाख रुपए, यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करके देते हैं जब भी आपको बाहर कहीं पे जाना पड़ता है। अगर आप दुबई जाएंगे तो आपको दिरहाम देंगे, ठीक है, आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वहां की करेंसी आपको दी जाएगी, आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो आपको स्विस फ्रैंक देंगे, ठीक है, और अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको यूएस डॉलर देंगे। अब सारा का सारा कैश तो आप ट्रेवल में नहीं लेकर के जाओगे क्योंकि रिस्की रहता है, तो आप क्या करोगे, कुछ आपने अपने डेबिट कार्ड के अंदर डाल दिया जो इंटरनेशनली वर्क करता है, डेबिट कार्ड भी उसका नया आता है, ठीक है, और बैंक्स भी आजकल जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पर उसके कुछ चार्जेस होता है बैंक की, वो लेते हैं, ठीक है। तो आपने पासपोर्ट बनवा लिया, आपने वीजा कर लिया, अब आपको करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज से आपको अमेरिकन डॉलर्स के अंदर ट्रांसफर करके ले जानी पड़ेगी। कुछ बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया जो आप वहां पर जाकर के ऑपरेट कर सकते हो, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जिसको बोलता है। तो आपने क्या किया सर, 8 लाख रुपए, एक मिनट सर बैठो, ओके, इतनी जल्दी कहां पर अमेरिका तो पहुंचने दो अभी, अभी तो शादी हुई है। बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो क्या हुआ सर कि ये अमेरिका गए अपने बच्चों के साथ में, अपने बीवी के साथ में, और वहां पर ये घूमे, वहां पर $2000 के अंदर इन्होंने सोचा कि यार अगर यार ज्यादा लग गए तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, पर कस्टम ड्यूटी उन्हीं की लगती है जो लोग वहां से कुछ सामान लेकर के जाकर के और सेल करने वाले हैं वापस से दूसरी कंट्री के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। पर वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं कि यार इन्होंने एक एक आइटम ये सब लिया है, अपनी फैमिली के साथ में घूमने के लिए आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अपने घर के लिए कुछ सामान इन्होंने खरीदा होगा, तो एक ग्रीन पास बना होता है वहां पर, तो वो क्या करता है, उस ग्रीन पास के थ्रू उनको भेज देता है कि आपकी कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अब इनके पास में $2000 जो है वो शेष रह गए इनकी जेब के अंदर, ठीक है, $2000 अभी इनके बाकी है, या तो बैंक अकाउंट में या इनके पास में कैश पड़े जो कस्टम ड्यूटी वाले ने नहीं लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो डॉलर चलता नहीं है, डॉलर चलता है क्या यहाँ पर? अगर मैं किराने की दुकान पे जाऊंगा और डॉलर दूंगा तो वो दे देगा क्या किराना मेरे को? नहीं देगा ना। तो जब ये गए थे तब डॉलर की जब इन्होंने एक्सचेंज रेट की थी तो वो क्या होता है, मान लो अभी डॉलर 80 रुपए की रेट पर चल रहा है, और ये जब 8 लाख रुपए लेकर के गए वहां पर कि मुझे $10,000 दे दो,
तब उसने क्या किया सर, 80 रुपए की रेट चल रही थी, पर उसने 82 रुपए की रेट से डॉलर इनको दिया, 2 रुपए उसका कमीशन उन्होंने रखा, चाहे वो बैंक वाला हो चाहे वो एक्सचेंज हो, ठीक है। तो 8 लाख की जगह पर उनके कितने लग गए, 8,20,000 रुपए, ठीक है। ये 20,000 रुपए जो है वो उस की कमाई हो गई एक्सचेंज की, जो करेंसी को एक्सचेंज करके इनको दे रहा है, ठीक है। अब आप इंडिया आए, इंडिया के अंदर सर ने वो वापस से सोचा कि यार मैं जाकर के और $2,000 जो मेरे पास में पड़े हैं उसका इंडियन कैश करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो डॉलर कुछ वापस से काम आएगा नहीं, और अभी खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, तो वापस से मैं अमेरिका जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा अगले साल या 2 साल बाद में, क्योंकि अभी तो 8 लाख रुपए खर्चा करके आया हूँ 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो $2,000 इनके पास में शेष पड़े थे वो एक्सचेंजर के पास में गए और इन्होंने बोला सर कि मुझे ये वापस से इंडियन रुपीस के अंदर आप कन्वर्ट करके दे दीजिए, एक्सचेंज करके दे दीजिए। तो उस समय भी डॉलर की रेट जो थी वो 80 रुपीस थी। तो उसने क्या किया, उसने इनको रेट जो दी वो दी 78 रुपीस, 2 रुपए का कमीशन इसके अंदर भी उसने लिया। तो 2000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है इसके अंदर, ठीक है, उतना पैसा इनको वापस से मिला। तो यही जो एक्सचेंज वाली जो रेट होती है उसी के अंदर फॉरेक्स का पूरा गेम छुपा हुआ है। सर प्लीज बैठिए। सर बहुत बहुत बधाई हो सर, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और अमेरिका घूमकर भी आगे। बिल्कुल, बाहर क्यों सर, कल लेकर के आइएगा सर मिठाई, ठीक है ना। तो मिठाई आपकी वेट करेंगे सर, है ना। जितना ज्यादा अच्छा मिठाई खिलाओगे ना उतनी जल्दी शादी होगी। तो नहीं होगी सर, थोड़ी लेट होगी। मतलब नहीं खिलाओगे, सीधा मुंह पर ही मना कर दो। बड़ा है सर, जल्दी करके करना क्या है। तो अब ये समझ में आ गया गेम क्या है। अब क्या होता है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से व्यापार भी करती है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट से व्यापार करती है, दुबई गवर्नमेंट से व्यापार करती है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होता है, सारा का सारा खेल जो है वो डॉलर के पीछे ही चलता है। तो डॉलर इसीलिए फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। एक दिन के अंदर कितनी बारी 78.5 भी जाता है, 78.2 भी आता है, 77.9 भी आता है। इस प्रकार से फ्लक्चुएशन चलता है, ठीक है, क्योंकि व्यापार भी होता है, लोग भी आने जाने वाले हैं। और उसी गेम के अंदर ये जो 2-2 रुपए का जो गेम है ना, इसी के अंदर बहुत बड़ा गेम छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स। इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है, ये एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ठीक है, और जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। और फॉरेक्स का मतलब जो है वो ये है, फॉरेन का FOR और एक्सचेंज का EX, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स। बेसिकली फॉरेक्स कोई शब्द नहीं है, ये 2 शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म। इसको फॉरेक्स भी बोला जाता है, इसको FX भी बोला जाता है। फॉरेक्स का भी लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है जो है FX, ठीक है। $6.6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, इतना इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। 6.6 ट्रिलियन का मतलब अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक दिन का ट्रांजैक्शन है 6.6 ट्रिलियन, जिसके अंदर अमेरिकन स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट सब इसके अंदर इंक्लूड है, जो फॉरेक्स के टर्म के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट भी कहीं ना कहीं पर फॉरेक्स का ही एक मतलब एक रूप है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर वो समाता है क्रिप्टो मार्केट, जो पूरा इतना बड़ा क्रिप्टो मार्केट है, कितने उसके अंदर भी कितने लोग काम करते हैं, वो भी क्योंकि इसकी पेयरिंग जो बिटकॉइन है इसकी भी पेयरिंग USD के साथ में हो रखी है, ठीक है, US डॉलर के साथ में। USDT की बात नहीं कर रहा हूँ, USDT तो खुद भी एक क्रिप्टो करेंसी है, पर US डॉलर के साथ भी हो रखी है। इसमें आप देखोगे BTC USD, इथेरियम के साथ भी हो रखी है। आप फॉरेक्स के अंदर अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है तो आप क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर आजकल ये फैसिलिटी जो है वो सब ब्रोकर्स ने बंद कर रखी है, कुछ गिने चुने ब्रोकर्स हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं।
अब ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे क्रिप्टो है वैसे ही, पर इसके पीछे गवर्नमेंट है, क्योंकि हम लोग करेंसी की बात कर रहे हैं। और करेंसी कौन सी, हम टॉप 8 करेंसीज के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला है यूएसडी, यूएस डॉलर। सेकंड जो है वो है जीबीपी, ग्रेट एंड पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। उसके बाद में आता है यूरो, यूरोप का यूरो। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो इंग्लैंड की है, ठीक है, करेंसी। उसके बाद में आता है एनजेडी, न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद में आता है एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर आता है सीएडी, कनेडियन डॉलर। और लास्ट में आता है जेपीवाई, जापान येन। ये 8 करेंसीज ये साथ ही हुई ना, अभी एक और बाकी है CHF आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल, CHF। अब जनरली देखना, यूनाइटेड स्टेट्स का यूएस है और डॉलर का डी है, ठीक है। ये करेंसी का शॉर्ट फॉर्म है जो आपको फॉरेक्स के अंदर रेगुलरली सुनने को मिलेगी। जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ग्रेट ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और पी है उसका पाउंड का शॉर्ट फॉर्म। यूरोप का यूरो, ठीक है, और EUR इसका शॉर्ट फॉर्म है। न्यूजीलैंड का NZ ले लिया और डॉलर का डी ले लिया। ऑस्ट्रेलियन का AU ले लिया और डॉलर का डी ले लिया। और कनाडा का कनेडियन और उसका डॉलर ले लिया। और फिर जापान का JP और येन का येन। पर CHF की कहानी थोड़ी सी अलग है, इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड फ्रैंक, FRANC, फ्रैंक। ऐसा क्यों सर? शॉर्ट फॉर्म वही बनता होगा। एक्चुअली में न्यूजीलैंड का CH से भी कुछ नाम है, ओके। वो कुछ शॉर्ट फॉर्म अलग है उसका। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कभी भी हार्म नहीं करता, ठीक है। वो हर चीज जो है ना वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई चीज अच्छी होगी तो इंडिया के अंदर वो इंपोर्ट करेगा। और इतनी खूबसूरत जगह है क्योंकि वहां पर कभी भी किसी पेड़ों को नहीं काटते, ठीक है। पॉल्यूशन वहां पर ना के बराबर है। लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या जो अपने यहाँ पर जो पहले वो टांगे वांगे चलते थे अभी भी पावर साइड में चलते हैं, वैसे कुछ रिसोर्सेज उन्होंने बना रखे हैं। कोई पहाड़ वो नहीं काटते, ठीक है। वो तब काटेंगे जब पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। वो सब खरीदते हैं। वो तब सब कुछ अपने यहाँ पर करने लगेंगे, तब पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमा बची हुई रहेगी ना, तब वो जाकर के मजे करेंगे। तो इस वजह से वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कभी भी यूज नहीं करते, मतलब ना के बराबर यूज करते हैं। ये लिख लिया सबने? इन 8 करेंसीज के अंदर ही हमें काम करना है। और इन 8 करेंसीज की क्या होती है, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग बनी होती है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे पेयरिंग बनती है। तो एक करेंसी को खरीदा जाता है और एक करेंसी को बेचा जाता है। मंडे टू फ्राइडे ये मार्केट चलता है, सैटरडे और संडे को ये मार्केट बंद रहता है। पर रात को, फ्राइडे की नाइट को 3:30 बजे ये मार्केट बंद होता है। फ्राइडे की नाइट का मतलब ये हो गया, सॉरी PM नहीं AM। फ्राइडे की नाइट का मतलब ये हो गया कि सैटरडे की मॉर्निंग, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये फ्राइडे नहीं है, ये सैटरडे है। सैटरडे मॉर्निंग 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। जैसे आज सैटरडे है ना, तो आज सुबह जो थी 3:30 बजे मार्केट जो है वो बंद हो गया था।
और ये वापस से मंडे की मॉर्निंग 3:30 बजे ओपन होगा और ये क्लोज हो गया था। आगे समझ में? तो बेसिकली ये 5 दिन काम करता है, ठीक है, और 2 दिन जो है वो इसके अंदर काम नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24 घंटे 24/7 चलता है, मतलब आप सैटरडे संडे को भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये 2 दिन बंद क्यों रहता है? सर सब जगह का स्टॉक मार्केट बंद रहता है ना, इस वजह से बंद रहता है। इंडिया के अंदर भी स्टॉक मार्केट जो बंद रहता है, वैसे अमेरिका में भी बंद रहता है, सब जगह बंद रहता है, इस वजह से ये मार्केट भी बंद रहता है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? सर इसको कंट्रोल जो है वो बैंक्स करती है, पूरा जो है ऑनलाइन बैंक के थ्रू ही चलता है पूरा। अभी उसके आगे टॉपिक आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ करेंसीज, सबको चार्ट दिख रहा है। सबसे जो मेन जो करेंसीज है जिनको मेजर करेंसी पेयर्स कहा जाता है वो यहाँ पर है, ठीक है, बीचों बीच। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, जो यूरो यूएसडी उसको कहा जाता है। अब ये मेजर क्यों है? किसी भी करेंसी के अंदर यूएस डॉलर या तो करेंसी सेकेंडरी करेंसी में आए या प्राइमरी करेंसी में आए, ठीक है। आप ये जो भी आप चार्ट देखेंगे उसके अंदर यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैड है, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, ठीक है। ये सारे के सारे पेयर्स जो है उनको मेजर करेंसी पेयर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यूएस डॉलर इंक्लूड है इस वजह से। और यूएसए जो है वो मार्केट का बेताज बादशाह है, ठीक है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। और जो लोग अभी लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे उसका कल नतीजा देखा भी होगा, ठीक है ना, कि कोई भी करेंसी जो है वो ऑन द मूव गिरी और यूएस डॉलर जो है वो ऊपर गया, और इतना बड़ा मार्केट के अंदर उस न्यूज के अंदर कभी भी मूवमेंट नहीं आता। फिर आती है माइनर करेंसी पेयर्स, जो ये वाला चार्ट है। इसमें है जिस करेंसी पेयर के अंदर ना प्राइमरी में और ना सेकेंडरी में यूएस डॉलर नहीं हो, यूएस डॉलर है ही नहीं, वो सारी की सारी करेंसीज क्या होती है? माइनर करेंसी पेयर्स होती है। इसके अंदर एक चार्ज लगता है जिसका नाम स्प्रेड है, उसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। वो इन यूएसडी पेयर्स के अंदर आपको कम लगेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स हैं। ज्यादातर लोग जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद में वापस से चालू कर देना, बंद थोड़ी की। तो सारे मेजर करेंसी पेयर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, जिसमें यूएस डॉलर या तो प्राइमरी में है या सेकेंडरी के अंदर है, ठीक है। कुछ करेंसीज के अंदर सेकेंडरी में है, कुछ करेंसीज के अंदर प्राइमरी में। और इसके अंदर एक भी पेयर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर यूएस डॉलर इंक्लूड होगा। और उसके बाद में आता है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। इसके अंदर स्प्रेड बहुत कम लगती है, इसके अंदर स्प्रेड थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और इन एक्सोटिक पेयर्स के अंदर स्प्रेड बहुत ज्यादा लगती है। जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो माइनस में, कितना माइनस में खुलेगा? मैंने एक बार गलती से यूएसडी एमएक्सएन के अंदर ट्रेड लगा दी थी, ठीक है, ऐसे ट्राई करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने 0.20 की ट्रेड लगाई थी और $15 माइनस में खुला था, 15 या $17 माइनस में, ठीक है। और चलता भी एकदम मतलब गिरे पाओ है, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं होती मार्केट के अंदर। अब वो एमएक्सएन का मतलब मैक्सिको की है वो करेंसी, ठीक है। तो मैक्सिको और यूएस के अंदर कितना व्यापार होता होगा, कितने लोग इधर उधर होते होंगे। इंडिया जितनी तो नहीं है, पर यूएसडी आईएनआर भी एक पेयर है जो एमसीएक्स के अंदर भी है, यूरो यूएसडी भी एक पेयर है। उसके साथ साथ में एमसीएक्स के अंदर आप जेपीवाई आईएनआर को भी देख सकते हैं, यूरो आईएनआर को भी देख सकते हैं, जीबीपी आईएनआर को भी देख सकते हैं। ऐसे 8 पेयर के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडियन मार्केट के अंदर तो आप कर सकते हो एमसीएक्स के थ्रू। इसमें भी सर स्प्रेड ज्यादा लगेगी? बिल्कुल सर, स्प्रेड मेरे को पता नहीं सर, मैंने कभी की नहीं इसके अंदर ट्रेडिंग। तो पर दिक्कत यही है कि इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इंडिया से जब व्यापार होगा उसी का ही उसके अंदर जो व्यापार दिखेगा वो होगा। और साथ साथ में एक और प्रॉब्लम ये है कि एमसीएक्स का मार्केट भी 24 घंटे नहीं चलता, वो सुबह चलता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता है। तो आप 24 घंटे अगर कोई व्यापार चल रहा हो उसके अंदर अगर आप
कम कर दोगे हार्ट्स, तो फिर उसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर उसके अंदर भी वो गैप अप और गैप डाउन वाली सिचुएशन आ जाती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आती है। जी। अब फॉरेक्स के ऑफर कर रहे हैं, जैसे सर ने पूछा था कि इनको चलाता कौन है। ये एक OTCE मार्केट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है OTCE का, ओवर द काउंटर इलेक्ट्रॉनिकली। इंटर बैंक का पूरा एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक जो होती है ना, जैसे अपने यहाँ पर RBI है, वैसे अमेरिका की फेडरल बैंक है, न्यूजीलैंड की एक बैंक होगी, ठीक है, वैसे JPY की जापान की एक बैंक होगी। ये सब बैंक एक आपस में एक नेटवर्क बना करके चलते हैं और उसी के थ्रू काम होता है और 24 घंटे वो नेटवर्क चालू रहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी, जैसे हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक छवि आपके दिमाग में आती है कि बॉम्बे के अंदर उसका एक ऑफिस है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो कोई फोटो में ही देखा होगा तो, ठीक है ना, तो वो एक छवि आती है। पर इसको जब याद करते हैं फॉरेक्स को तो कोई भी छवि आपके दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल ऑफिस कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सारा का सारा जो बैंक जो रन होता है वो पूरा का पूरा नेटवर्क के थ्रू रन होता है और 24 घंटे नेटवर्क चलता रहता है। जैसे एक बैंक का नेटवर्क है सर, अभी आपको पैसा जो है वो निकालना है बैंक से, तो आप रात को 12 बजे नहीं निकाल सकते, भले ही बैंक बंद हो, नेटवर्क तो चालू है ना उसका। आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो उसके अंदर, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो उसके अंदर। वैसे ही ये फॉरेक्स का भी काम ऐसे ही चलता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी बैंक्स जो होती हैं वो इनके पीछे होती है, इनका बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा शेयर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ होता है। और ऐसी ऐसी बैंक्स होती है जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, पर जब आप गूगल पे ऊपर सर्च करेंगे तो हो सकता है इंडिया के अंदर वो बैंक नहीं हो, जोधपुर के अंदर वो बैंक नहीं हो, पर वो इतनी बड़ी बैंक है और उसका इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है। क्योंकि वो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, लोगों को इंश्योरेंस देना या लोगों का अकाउंट खोलना, उनके पास में टाइम ही नहीं है ये सब करने का, वो बड़े हाथी है। अब एक और चीज, आप फॉरेक्स के अंदर जब भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको एक इंसान की जरूरत होगी जिसका नाम है ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर पूरा का पूरा एक संस्था हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। और ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मार्केट मेकर, इसको मनी मेकर भी कहते हैं, और एक होता है ECN। आप जब भी किसी ब्रोकर के साथ में काम करें तो उससे पहले से ही क्लियर कर लीजिए कि सर मुझे मार्केट मेकर के साथ में काम नहीं करना है, मुझे ECN के साथ में काम करना है। ECN का मतलब ये होता है कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सर। ये प्रोसेस क्या होता है बताता हूं मैं आपको। जब आप खाता खुलवाएंगे ब्रोकर के साथ में, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे? ट्रेडर, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक करेंसी का खरीद बेच कर रहे हो, इसका मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप कहलाओगे ट्रेडर। आपने एक ट्रेड लगाई और आपको जो भी सर्विसेज दे रहा है वो दे रहा है ब्रोकर, क्योंकि इसमें इंडियन रुपीज नहीं चलता, इसके अंदर डॉलर देना पड़ता है, ठीक है। तो आप इंडियन रुपीज जो है वो ब्रोकर को दोगे, ब्रोकर उस इंडियन रुपीज को डॉलर के अंदर ट्रांसफर करेगा और वो सारा का सारा पैसा जो है वो आगे LP को देगा। LP का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। या तो ये बहुत बड़ी कंपनी होती है या फिर कोई बैंक होती है, इसके पीछे बहुत मतलब वो बड़ी बैंक है, बड़ी कोई संस्था है, जैसे मान लो अपने यहाँ पर बड़ी संस्था अडानी है, अंबानी है, तो वो इसके पीछे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब भी आप कोई ट्रेड लगाओगे, चाहे वो आपने बाय में लगाई चाहे आपने सेल में लगाई, तो वो जो ट्रेड है वो ब्रोकर के पास में जाएगी और ब्रोकर से वो ट्रेड जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में जाएगी। तो अगर आपने नफा किया तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये आपको नफा देगा, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू दिखेगा आपको वहां पर। जब आप उसका विड्रॉल लेंगे, जो भी आपने प्रॉफिट किया उसका आप विड्रॉल भी तो लोगे ना जी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आसान लग रही है भाषा? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बता दीजिएगा मेरे को ना, मैं और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या करता है, जब आपने मान लो $200 का प्रॉफिट किया, क्या किया? प्रॉफिट। तो ब्रोकर का क्या रोल है? ब्रोकर, आपने मान लो $1000 का अकाउंट है आपका, ठीक है, तो आपने $1000 के ऊपर कितना दिया ब्रोकर को? 80,000। एक लमसम एक आइडिया पकड़ रहा हूं, 80 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए आपने ब्रोकर को दिए। ब्रोकर ने आपको एक अकाउंट दिया जिसके अंदर $1000 थे, ठीक है।
अब $1000 के ऊपर आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया और आपने अभी तक $200 का प्रॉफिट इसके अंदर कमा लिया है। अब प्रॉफिट कमा लिया तो ब्रोकर अपनी जेब से तो देगा नहीं, क्योंकि ब्रोकर तो सिर्फ ब्रोकरेज ले रहा है ना। उसने क्या किया, आपको मिलवाया लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, तो वो जो प्रॉफिट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर को देगा और ब्रोकर आपको देगा। अब वो चाहे आप कैश लेना चाहते हैं, चाहे क्रिप्टो में लेना चाहते हैं, और चाहे आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, सब चीजें। तो समझ में आया ये चीज, ये प्रोसेस, ठीक है। अगर इसी की जगह पर आपने प्रॉफिट की जगह पर लॉस कर दिया $200 का, तो ये नफा ब्रोकर का नहीं है, नफा जो है वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर का है, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी दे रहा है, वो आपको काम, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या क्या देता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर का प्रॉफिट है। अब ब्रोकर क्या करता है, कुछ स्प्रेड नाम की एक चीज होती है जिसको मैं आगे में बताऊंगा, वो स्प्रेड के कारण ब्रोकर जो है वो काम करता है। आप जो भी ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, उसका कुछ पार्ट ऑटोमेटिकली कट करके ब्रोकर के पास में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। जो दलाल है वो दलाली लेता है ना, वो उस शब्द के अंदर आप समझ लीजिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये ECN अकाउंट के अंदर होता है। अब ये तो इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी बैंक है, ये अपने हाथ खड़े नहीं करेगी। जनरली ब्रोकर अपने हाथ खड़े करता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे कमजोर कड़ी जो है वो ब्रोकर है, ठीक है। इस मार्केट की सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज है, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने अपना अकाउंट डबल कर लिया प्रॉफिट कमा करके, अगर ब्रोकर ने हाथ खड़े कर लिए तो आपका प्रॉफिट कमाया हुआ भी आपके पास में नहीं आएगा। हाथ क्यों खड़े करेगा? उसका कारण बताता हूं सर। उसका कारण ये है सर, क्योंकि वो मार्केट मेकर है। उसने आगे अकाउंट दिया ही नहीं, वो खुद चला रहा है। यस सर, बिल्कुल। उसने क्या किया सर, आपकी जो भी ट्रेड्स लगी हुई थी उनके अपने ही कंप्यूटर के अंदर, अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर उन ट्रेड्स को मैच कर लिया, और जो आपकी जो ट्रेड्स है वो आगे LP तक पहुंची ही नहीं। अब उसको ये लग रहा था कि आप $200 का नुकसान करोगे, पर आपने $200 का प्रॉफिट कर लिया। अब वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। कुछ ब्रोकर जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो वो अपनी जेब से भी देते हैं, और जनरली ऐसा देखा गया है, जो मैं समझा हूं जब तक इस मार्केट को, कि 2000 तक या $3000 तक का अकाउंट जो है वो मार्केट मेकर वाले अकाउंट में ही रहता है, जिसको बी बुक कहा जाता है, जिसको बी बुक कहा जाता है। और ECN वाला जो ग्रुप है उसको ए बुक कहा जाता है। तो आप जब भी खाता खुलवाएं तो आप ठोक बजा करके पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो है वो, हालांकि बी बुक के अंदर कोई खराबी नहीं है, ठीक है। आप ट्रेड्स लगा रहे हो, आपने प्रॉफिट कमाया, अगर ब्रोकर इतना सक्षम है कि आपको ये